Welcome to the Friends Entrance Exam Experts Online MDCAT Preparation. Assalamu alaikum dear students. This is Dr. Numan Askar and I welcome you all on the fee entrance test preparation. So आज हम बायोलॉजी का सबसे पहला जो यूनिट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. तो द यूनिट नेम इज़ सेल बायोलॉजी. इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एनिमल एंड प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे, उनके डिफरेंस को डिस्कस करेंगे और मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन के टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा. अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम सेल को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे. सेल के कंपोनेंट्स में सबसे पहले कवरिंग ऑफ द सेल. कवरिंग ऑफ द सेल में सेल वॉल आती है, that is present in plants. Cell membrane, that is the outermost covering in the case of animals. नेक्स्ट कंपोनेंट जो सेल में आएगा that is साइटोप्लाज्म. Cytoplasm is comprises of cytosol, that is the fluid present in the cytoplasm. इस साइटोसोल को हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं. साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं ऑर्गेनेलिस. ऑर्गेनेलिस को डिवाइड किया जा सकता है मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस एंड नॉन मेम्ब्रेनस. membranous organelles that can be single membrane और डबल. सिंगल मेम्ब्रेन में एग्जाम्पल आ सकती हैं गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स. जो डबल मेम्ब्रेन है इसमें एग्जाम्पल आ सकती है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत दफ़ा आ चुके हैं कि कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है और कौन सी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है. अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में से जो क्लोरोप्लास्ट है डेट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली और जो माइटोकॉन्ड्रिया है डेट इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली. अब आते हैं हम नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस की तरफ. तो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइबोसोम्स जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती एंड सेंट्रोसोम्स. अब इसके बाद एज वी नो द थर्ड कंपोनेंट इज द न्यूक्लियस जो कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है बट इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. सो डियर स्टूडेंट्स, अब एक कॉन्सेप्ट लेते हैं हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करने के लिए. एक तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है एंड द सेकंड वन इज प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है. सो ये एमसीक्यू है अब आपके सामने. प्रोटोप्लास्ट लैक साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल. और इस तरह एक सेकंड एमसीक्यू है कि न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, बोथ ए एंड बी और ऑल ऑफ
दीज। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा। अब उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड इस तरीके से करेंगे। सेल, ये हम कोई भी सेल जिसमें हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि ये एक प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल से जब आप सेल वॉल को रिमूव कर देंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा दैट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। अब इस प्रोटोप्लास्ट से जब हम रिमूव करेंगे सेल मेम्ब्रेन को तो रिमेनिंग will be known as प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म से जब हम रिमूव कर देंगे साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म दैट इज ए फ्लूइड पार्ट, रिमेनिंग विल बी दी न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहां से हम इन एमसीक्यूज के आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्रोटोप्लास्ट लैक यानी कि जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें क्या चीज मौजूद नहीं होती, तो यहां से हम ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अगर इस सेल से हम सेल वॉल को रिमूव करें तो दैट इज द प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट में क्या चीज नहीं होगी? सेल वॉल नहीं होगी। इसी तरीके से न्यूक्लियोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ। अब न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का पार्ट भी है, प्रोटोप्लाज्म का पार्ट भी है, प्रोटोप्लास्ट का पार्ट भी है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। सो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो प्रोटोप्लास्ट है दैट इज प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। सो अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल एंड प्लांट सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को। तो सबसे पहले इनके डिफरेंसेस देखते हैं। अ प्लांट सेल हैज अ रिजिड वॉल ऑन द आउटसाइड, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इस तरीके से जो प्लांट सेल है वो लार्जर इन साइज होते हैं, जबकि एनिमल सेल कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज होते हैं। प्लांट सेल अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। एनिमल सेल चेंज कर सकते हैं क्योंकि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। Plant cell cannot change its position or move about, जबकि एनिमल सेल अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होते अगर उन्हें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा होती है, और एनिमल सेल बर्स्ट हो सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अनटिल दे पोजेस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो कि कुछ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, तो अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है तो एनिमल सेल बर्स्ट नहीं करेगा, अदरवाइज एनिमल सेल की बर्स्टिंग हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर कंपैरेटिवली फ्यूर इन नंबर इन द प्लांट सेल, जबकि एनिमल सेल में जनरली न्यूमरस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके जो गोल्जी ऑपरेटर्स है प्लांट सेल में, उसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट और अनकनेक्टेड यूनिट्स होते हैं जिसको डिक्टायोसोम्स कहा जाता है, वो कनेक्टेड नहीं होते, जबकि एनिमल सेल में गोल्जी ऑपरेटर्स लोकलाइज्ड होता है, कंसिस्ट ऑफ वेल कनेक्टेड सिंगल कॉम्प्लेक्स। इसमें कनेक्टेड यूनिट्स हैं, इसमें अनकनेक्टेड यूनिट्स है, तो अनकनेक्टेड यूनिट्स की वजह से इसको डिक्टायोसोम्स कहा जाता है। The cell cannot take part in phagocytosis, जो प्लांट सेल है उसमें phagocytosis नहीं हो सकती, जबकि एनिमल सेल कैन ingest the material through phagocytosis।
प्लांट सेल में लाइसोसोम्स रेयर होते हैं, देयर एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड बाय स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स। इसका मतलब प्लांट सेल में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं जो लाइसोसोम्स के तौर पे काम करते हैं, जबकि एनिमल सेल में टिपिकल लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में ग्लाइकोक्सिसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में रिजर्व फूड जनरली स्टार्च एंड फैट होती है, जबकि एनिमल सेल में रिजर्व फूड ग्लाइकोजन एंड फैट होती है। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट की फॉर्मेशन, जिसको फ्रेगमोप्लास्ट भी कहा जाता है, उसके थ्रू होती है, जबकि एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस क्लीवेज के थ्रू होती है। इनका कंपैरिजन अब ये आप देख सकते हो कि प्लांट सेल में सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, फ्लैजेला गैमीट्स में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में एक सेल वॉल नहीं होती, स्मॉल और नो वैक्यूल्स होते हैं, नो क्लोरोप्लास्ट और फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। और ये जो है ऑर्गेनेलिस, ये तमाम यानी कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, RER and SCR, nucleus, cytoplasm and ribosome. So this diagram is very important for the MDCAT point of view कि आप इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें। नेक्स्ट देखते हैं हम अबाउट रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन। तो रेजोल्यूशन क्या होता है? The smallest distance between two particles which allows them to be distinguished from one another. So smallest distance है दो पार्टिकल्स के दरमियान में, जिससे उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। तो अगर हम ह्यूमन आई की एग्जांपल लें तो ह्यूमन आई अगर अनएडेड है, मतलब उसको कोई चीज प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो उसका जो रिजॉल्विंग पावर है इट इज 0.1 मिलीमीटर। तो दो अगर लाइंस हैं 0.1 मिलीमीटर सेपरेट है तो वो दो लाइंस डिफरेंट नजर आ रही होंगी, लेकिन अगर वो क्लोजर होंगी एक दूसरे के तो उसको हम एक ही ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। सो रेजोल्यूशन इंक्रीज हो सकती है विद द एड ऑफ लेंसेज। अब इसमें एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन होती है 2.0 माइक्रोमीटर, विच इज अबाउट 500x टू दैट ऑफ नेकेड आई। इसका मतलब 500 टाइम्स ये ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नेकेड आई। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक टिपिकल लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें एक साइड पे ये आई पीस है जिसको हम ऑकुलर लेंस भी कहते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि ऑब्जेक्ट के पास होगा, और आई लेंस या ऑकुलर लेंस जो कि आईज के पास होगा, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते। तो अब हम जरा मैग्निफिकेशन को देखते हैं। द डिग्री टू विच समथिंग इज और कैन बी मैग्निफाइड इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, यानी कि जिसको हम एनलार्ज करके देख सकते हैं। तो टिपिकल जो ऑकुलर लेंसेज हैं वो 5x एंड 10x में प्रेजेंट होते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं वो 20x, 40x, 100x इससे ज्यादा में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन पावर एक माइक्रोस्कोप की कैसे डिटरमिन करेंगे? हम ऑकुलर लेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑब्जेक्टिव लेंस से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे किया हुआ है कि ऑकुलर लेंस 10x और 40x ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ये 400x यानी कि इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 400 है। इसका मतलब हम 400 टाइम्स उसे ज्यादा मैग्नीफाई करके देख सकते हैं एज कम्पेयर टू द नेकेड आई। तो जो सोर्स होती है इस तरह की माइक्रोस्कोप्स की वो विजिबल लाइट होती है। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी इल्यूमिनेशन की जो सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और रेजोल्यूशन होती है इनकी 2 to 4 एंगस्ट्रॉम। दिस मेक्स 500 times greater than that of compound microscope and 2,50,000 times to that of the naked eye। तो ये बुक की लाइंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है MDCAT के MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब ये कि अगर 2.2 to 4 एंगस्ट्रॉम अपार्ट होंगे तो उसे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब कुछ MCQ आपकी लर्निंग को चेक करने के लिए। Which of the following would be found in an animal cell undergoing mitosis but not in a plant cell undergoing mitosis? Options are chromosome, centriole, spindle, chromatid। So animal cell में वो मौजूद होते हैं जबकि plant cell में नहीं होते। तो ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी
इसको अंडरस्टैंड कर चुके हो, तो एंट्रेंस टेस्ट में इस तरह की कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आती हैं जिसमें आपने पहले स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और उसके बाद आपने चारों ऑप्शंस को देखना है और फिर आंसर फाइंड आउट करके फिर उसको आपने एनसर्कल करना है। सो इसका आंसर है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स, और ये हम आगे चल के इसको डिस्कस भी करेंगे जब हम माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। What are the two features that plant cells have that animal cell do not? Animal cell में नहीं होते। Lysosome and cell wall and chloroplast, cell membrane and nucleolus। तो इसमें से वो कौन से दो फीचर्स हैं जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं जबकि एनिमल सेल में नहीं होते? तो द आंसर इज सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों फीचर्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। तो नेक्स्ट इज इफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज 50x एंड आई लेंस इज 30x, तो मैग्निफिकेशन उस माइक्रोस्कोप की कितनी होगी? हमने ये फॉर्मूला भी डिस्कस किया है। 500x होगी, 1500x होगी, 1000x होगी या 2000x होगी। सो 50x को हम 30x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी द 1500x। Our topic of unit number 1 is the cell membrane. So cell membrane, that is also known as plasma membrane, और इसको बायो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है। एज वी नो दैट इफ दिस इज अ सेल, तो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में है दैट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को ये सराउंड कर रही है मेम्ब्रेन, सो दैट्स वाई इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, इसमें प्रोटीन्स हैं एंड फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के कॉन्सेप्ट को। एज हमें ये पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस वन। अब इस सिलेक्टिवली परमिएबल के साथ एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो अब हमने डिस्कस करना है। सपोज यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स हैं कुछ लाइक दिस वन, दीज आर द मॉलिक्यूल्स जिन्होंने सेल के अंदर एंटर होना है। सेमी परमिएबल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, वो मेम्ब्रेन जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ पोर साइज के अकॉर्डिंगली मूव करेंगे। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये जो इस वक्त मॉलिक्यूल है दैट वन, दिस विल मूव फ्रॉम दिस पोर। अब ये मॉलिक्यूल यूजफुल भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल हार्मफुल भी हो सकता है, लेकिन वो इस पोर साइज के अकॉर्डिंगली इसके अंदर से मूव कर सकता है। इसको हम सेमी परमिएबिलिटी कहते हैं। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब ये है कि आइदर द मॉलिक्यूल इज स्मॉल इन साइज, आइदर द मॉलिक्यूल इज लार्ज इन साइज, बट इफ इट इज रिक्वायर्ड इनसाइड द सेल तो वो सेल के अंदर मूव करेगा। अगर वो पोर, उसका सेल का जो पोर है और जो मॉलिक्यूल का साइज है वो इक्वल है तो वो मॉलिक्यूल पोर से क्रॉस कर जाएगा। अगर उसका साइज बड़ा है लाइक दिस वन, तो वो एंडोसाइटोसिस का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू सेल के अंदर मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे जो सिलेक्टिवली परमिएबल का वर्ड है वो इसीलिए यूज हुआ कि जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्ट करके सब्सटेंसेस को अंदर मूव करवाती है और सिलेक्ट करके सब्सटेंसेस को सेल से बाहर मूव करवाती है। अब सेल मेम्ब्रेन के लिए हमने नॉर्मली ये देखा कि सिलेक्टिवली परमिएबल का वर्ड भी यूज होता है और सेमी परमिएबल का वर्ड भी यूज होता है। तो अंडरस्टैंड करना है आज कि सिलेक्टिवली परमिएबल
सेल मेम्ब्रेन तब तक होगी जब तक वो लिविंग सिस्टम का पार्ट है। इसका मतलब ये कि जब तक ये एक सेल का पार्ट है, ये सेल है, सेल का पार्ट है जब तक ये, तो इसको हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे। जब ये इस सेल से अलहदा हो जाएगी, जब वो एक लिविंग सिस्टम का पार्ट नहीं रहेगी मेम्ब्रेन, तो तब वो सेमी परमिएबल के तौर पे वर्क करती है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। तो प्रोटीन जो है इसमें 60 to 80% है, लिपिड्स जो है वो 20 to 40% है, कार्बोहाइड्रेट्स फ्यू इन नंबर होते हैं, कोलेस्ट्रॉल दैट आर ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, एंड plasma membrane is a dynamic membrane, means it is continuously moving membrane, वो static नहीं होती, वो dynamic membrane होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसमें हम मॉडल डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाज गिवन बाय डैनियल एंड डेवसन। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, plasma membrane is made up of protein and phospholipids. Proteins are globular proteins. As we know कि proteins की दो types हैं, globular proteins and fibrous proteins. So according to unit membrane model, जो proteins हैं वो globular proteins होती हैं, और जो phospholipids हैं they are amphipathic. एम्फीपैथिक का मतलब ये कि अगर हम ऑब्जर्व करें फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को, सो एज वी नो कि ये जो हेड रीजन है दैट इज ऑफ ग्लिसरल, और ये फैटी एसिड की चेन्स होती हैं, और इसके हेड में यहाँ पे अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप। सो वन एंड इज, अब ये जो एक एंड है इसका, दैट वन, ये हेड, दैट इज हाइड्रोफिलिक एंड दैट एंड इज हाइड्रोफोबिक। सो दैट्स व्हाई इट इज एम्फीपैथिक, कि एक एंड हाइड्रोफिलिक है और एक एंड जो है वो हाइड्रोफोबिक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो अरेंज हुए होते हैं इन सच अ मैनर सो दैट टेल्स फेसिंग ईच अदर एंड द प्रोटीन्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द फॉस्फोलिपिड लेयर। सो यहां पे हम इस डायग्राम से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हेयर वी कैन सी कि ये जो रीजन है दैट रीजन इज ऑफ, ये प्रोटीन्स को शो किया, दैट इज आल्सो प्रोटीन्स, so that is the lipid bilayer। so अगर हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन क्या है कि लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स, इसलिए इसको सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। अब टेल्स फेसिंग ईच अदर, यू कैन ऑब्जर्व कि जो फॉस्फोलिपिड है उसकी जो टेल्स हैं वो एक दूसरे को फेस कर रही हैं, और जो हेड पार्ट है वो एक दूसरे से अवे है। तो ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हमें बताता है। अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई करके देखेंगे कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल की। अब फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल जब इसमें से मूव करेगा, एज वी नो के प्रोटीन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पे ग्लिसरॉल की लेयर है जो हाइड्रोफिलिक है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये फैटी एसिड्स हैं ऑलरेडी। तो फैट सॉल्युबल जो सब्सटेंस है वो इजीली क्रॉस करके आउटसाइड से इनसाइड मूव कर सकता है। अब जब हम एग्जाम्पल लेंगे वाटर सॉल्युबल की, तो जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं या सब्सटेंसेस हैं, प्रोटीन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्रॉस कर जाएंगे, ग्लिसरॉल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्रॉस कर जाएंगे। बट द फैटी एसिड लेयर, दैट लेयर, ये जो लेयर है एज वी नो कि ये हाइड्रोफोबिक है, जिसमें से पानी क्रॉस नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई वाटर विल नॉट क्रॉस ओवर हियर। सो
इससे क्या हमें समझ आया कि फैट सॉल्युबल तो क्रॉस कर सकते हैं लेकिन वाटर सॉल्युबल क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है और वाटर और फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस उसमें से क्रॉस करते हैं। सो दैट्स व्हाई जो पहला जो पॉइंट है कि इसमें से मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है तो वो इस पे अप्लाई नहीं होता। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और जो एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया था डायनेमिक मेम्ब्रेन वाला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डायनेमिक मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे डैनियल और डेविसन ने कहीं पे मेंशन नहीं किया कि प्रोटीन्स मूव करती हैं या फॉस्फोलिपिड्स मूव करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज अ स्टैटिक मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो अब बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इससे पहले हमने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को डिस्कस किया। सो अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल के जो प्रोटीन्स हैं वो कन्फाइंड रहती हैं अपर एंड लोअर पार्ट्स में ऑफ द लिपिड बाइलेयर। But according to fluid mosaic model that is given by Singer and Nicholson, proteins are not confined to the upper and the lower parts. Either there are two kinds of proteins. This one is the extrinsic protein and दिस प्रोटीन एंड दिस प्रोटीन जिसको ब्लू से शो किया गया है, ये जो प्रोटीन्स हैं दैट वन एंड दैट वन, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब जैसा नाम से समझ आ रही है कि एक्सट्रिंसिक का मतलब आउटर साइड पे, तो इसका मतलब ये जो प्रोटीन्स हैं ये टुवर्ड्स द आउटसाइड प्रेजेंट होंगी और ये जो प्रोटीन है ये टुवर्ड्स द इनसाइड प्रेजेंट होंगी। अब इनसाइड में आइदर दीज प्रोटीन्स आर पार्शियली और कंप्लीटली एम्बेडेड। अब ये कंप्लीटली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन है और ये पार्शियली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन है। अब कैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको क्यों कहा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? बिकॉज अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकल्सन जो लिपिड्स हैं, जो फॉस्फोलिपिड्स और जो प्रोटीन्स हैं ये कांस्टेंट नहीं रहती, ये मूव करते रहते हैं। वो इस तरीके से, जैसे मैं इसमें एग्जांपल देता हूं, सपोज मैं इसको लेबल कर देता हूं 1 2 3 4 5 एंड दिस वन एज A B C D एंड E। अब अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकल्सन जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो भी मूव करते हैं, जो प्रोटीन्स हैं वो भी मूव करती हैं। अब सपोज ये जो प्रोटीन है यानी कि बिटवीन द मेम्ब्रेन भी ये मूव कर सकते हैं, विद इन द मेम्ब्रेन भी मूव कर सकते हैं। सपोज ये एक लेयर है मेम्ब्रेन की, तो इसमें ये वाला जो फॉस्फोलिपिड है वो इधर मूव कर सकता है और ये वाला फॉस्फोलिपिड इधर मूव कर सकता है। तो मैं इसको ये लेबल दे सकता हूं कि 5 कम ओवर हेयर एंड 1 कम ओवर हेयर। इसी तरीके से ये जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है वो इस लेयर के साथ भी अपने आप को एक्सचेंज कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है यहाँ पे E है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे E आ गया और यहाँ पे 4 चला गया, तो फॉस्फोलिपिड मूव कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब जो मूवमेंट से रिलेटेड, जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट से रिलेटेड जो पॉइंट था अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फैट सॉल्युबल जो इजीली मूव कर जाएंगे, लेकिन वाटर सॉल्युबल किस तरीके से मूव करेंगे, तो इसको यहाँ पे बताया गया। सपोज दिस वन इज द फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल। अब ये फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, प्रोटीन से क्रॉस कर जाएगा, फॉस्फोलिपिड से क्रॉस कर जाएगा एंड कैन कम ओवर here easily. But in the case of water soluble substance, suppose ये एक water soluble substance है, अब इसको क्रॉस होने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? It can cross via this protein over here. तो इसलिए जो
कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन्स होती हैं उनको हम चैनल प्रोटीन्स भी कहते हैं। कि ये एक चैनल प्रोवाइड करती हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो सिंगर एंड निकल्सन ने इसको एक बहुत अच्छी वर्डिंग में बयान किया कि प्रोटीन्स आर आइसबर्ग्स, प्रोटीन्स आर आइसबर्ग्स in the sea of lipids. So that is according to fluid mosaic model। और fluid mosaic model जो है वो ये बताता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो या तो completely embedded होती हैं या partially embedded होती हैं लिपिड बाई लेयर में, बट confined नहीं होती अपर एंड लोअर लेयर में। और ये दो तरह की प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इसमें दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट इज विदाउट एनर्जी, यानी कि इसमें एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है दैट इज एटीपी डिपेंडेंट, और इसे हम एनर्जी डिपेंडेंट कह सकते हैं। इसमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होती है अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस फ्रॉम हायर टू लोअर, और इसमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मींस फ्रॉम लोअर टू हाई कंसंट्रेशन। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है बेसिकली उसमें इक्विलिब्रियम अटेन होता है, ये मस्ट है कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता। अब ये स्लोअर है और ये फास्टर है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एनर्जी डिपेंडेंट है तो ये फास्टर होगी। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में और मे नॉट प्रेजेंट, और इसमें मेम्ब्रेन इज डेफिनेटली प्रेजेंट, क्योंकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो प्रोटीन्स के थ्रू होती है, और प्रोटीन्स आर ओनली प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन। नॉट अफेक्टेड बाय लो टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और मेटाबॉलिक जो इनहिबिटर्स होते हैं लाइक साइनाइड्स, और इट इज अफेक्टेड बाय लो टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और साइनाइड, क्योंकि ये एटीपी को अफेक्ट करेगा। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट्स आती हैं, ये अब हम यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन के थ्रू देख लेते हैं कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर आएगा ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इसके अलावा जो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें सोडियम पोटेशियम पंप भी इंक्लूड होते हैं। सो अब आप इस डायग्राम के थ्रू ऑल द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है उसको एक टेबल के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे सबसे पहले डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन पैसिव होती है, जो मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं डिफ्यूजन के थ्रू वो स्मॉल हाइड्रोफोबिक होते हैं, डायरेक्शन डाउन द ग्रेडियंट, एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती और प्रोटीन भी रिक्वायर्ड नहीं होती। ऑस्मोसिस अगेन इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। वाटर मॉलिक्यूल जो मूव करते हैं इसके थ्रू और टूवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स ये मूव करेंगे, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, प्रोटीन भी इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दैट इज अगेन द पैसिव ट्रांसपोर्ट, और कोई भी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज बड़ा होता है और वो सिर्फ एक प्रोटीन से ही क्रॉस कर सकते हैं, जैसे चैनल प्रोटीन है या कैरियर प्रोटीन्स हैं, और इसमें डायरेक्शन इसके अगेन डाउन द ग्रेडियंट, क्योंकि ये पैसिव है, एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इसमें प्रोटीन रिक्वायर्ड होती हैं।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियसली एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्टिव मूवमेंट है और ये अगेन जो है प्रोटीन्स के थ्रू होती है और इसमें भी ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी नीड होगी सेल के अंदर, तो वो सब्सटेंसेस में मूव करेंगे और ये स्पेसिफिक है इन और आउट डिपेंड ऑन द ट्रांसपोर्टर, यानी कि कौन से किसके थ्रू ये अंदर और बाहर सेल के मूव कर रही है और एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड है और प्रोटीन इसमें रिक्वायर्ड होती है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो दो टाइप्स हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, उसको देखते हैं हम। एंडोसाइटोसिस यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर रिक्वायर्ड हैं लेकिन उनका साइज बड़ा होता है कि वो ना प्रोटीन से क्रॉस कर सकते हैं और ना ही वो पोर्स के थ्रू क्रॉस कर सकते हैं। सो एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से वो सेल के अंदर मूव करेंगे, जिसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ से ये जो वैक्यूल है ये अटैच होगा मेम्ब्रेन के साथ और फ्यूजन होने के बाद ये बन जाएगा एंडोसोम और उसके बाद फिर एंजाइम्स इसके साथ अटैच होंगे और लाइसोसोम्स अटैच होंगे और फिर ये रप्चर होगा और उसके बाद इसमें से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे और दैट बिकम द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। और दूसरी तरफ जो एक्सोसाइटोसिस है उसमें क्या है कि जिस सेल से अगर कोई भी सिक्रीशन ने बाहर मूव करना है सेल से, तो वो पहले एक सिक्रेटरी वेसिकल बनेगा और उसके बाद वो फ्यूज होगा विद द मेम्ब्रेन एंड आफ्टर दैट इट विल बी रिलीज आउटसाइड। और जो मेम्ब्रेन उस सिक्रेटरी वेसिकल की होगी वो मेम्ब्रेन फिर इस सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगी। सो एंडोसाइटोसिस जो है उसके एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस सॉलिड पार्टिकल्स की एंगल्फमेंट और पाइनोसाइटोसिस लिक्विड मटेरियल की इनटेक को कहते हैं। तो न्यूरॉन्स जो हैं सेल मेम्ब्रेन, इन न्यूरॉन्स द सेल मेम्ब्रेन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर टू कीप कोऑर्डिनेशन, और ये जो नर्व इम्पल्स की जो कंडक्शन है दैट इज आल्सो टेक पार्ट वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ लेट्स चेक योर नॉलेज। Movement of sodium across axon membrane via sodium-potassium pump is an example of. Options are active transport, diffusion, passive transport, osmosis. So think over it कि सोडियम पोटेशियम पंप हमने किसकी एग्जाम्पल में स्टडी किया था? So the answer is active transport. नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स combine with lipids and proteins to form glycolipids and glycoproteins and are oriented towards inside, towards outside, towards inside and outside, randomly distributed. So think over it. आपकी बुक में जो डायग्राम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसमें क्लियरली ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स ओरिएंटेशन दिखाई गई है। सो द आंसर इज टुवर्ड्स आउटसाइड। नेक्स्ट इज if the size of a particle is large which has polarity, the suitable method of transportation will be. Options are osmosis, facilitated diffusion, diffusion और passive transport। तो अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है और उसकी पोलैरिटी भी है तो सुटेबल मेथड कौन सा होगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच इज इन कॉन्टेक्ट विद एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक है या न्यूट्रल है। तो इस पे आप डायग्राम अगेन ऑब्जर्व करें सेल मेम्ब्रेन की तो आपको इसका आंसर बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक, जो कि ग्लिसरॉल का पोर्शन होता है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड टुडे। So thank you very much and Allah Hafiz.